जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। ठीक है, किस पर बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स की हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एकदम बेसिक से सभी चीज़ें बताऊंगा ताकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आपको स्पष्ट हो सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इन पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों के लिए है ये। ठीक है, ये लाइन आप लोगों को क्या करनी है, अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से फिट कर लेना है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि देखिए कोश है, कोश के अंदर उपकोश होता है, उपकोश के अंदर कक्षक होता है और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये लाइन आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, कि किसी भी परमाणु के अंदर कोश होगा, उस कोश के अंदर उपकोश होगा, उपकोश के अंदर कक्षक होगा और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में इसी को कहेंगे तो सेल होगा, सबसेल होगा और उसके अंदर ऑर्बिटल होगा और उस ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब इन सभी चीज इसी पे हम लोग इसका विस्तार से देखेंगे। यानी पहला पॉइंट हम लोगों का होगा कोश या सेल। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कोश के बारे में। तो कोश परमाणु के अंदर का वह क्षेत्र होता है जिसके भीतर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, कोश कहलाता है। ठीक है, यानी परमाणु के अंदर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या हो, संभावना होती है, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कोश। ठीक है, उपकोश क्या होता है? तो उपकोश के परिभाषा में हम लोग बताएंगे कि परमाणु के अंदर, कोश के अंदर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिक संभावना होती है उसे उपकोश कहते हैं। ठीक है, कक्षक के डेफिनेशन में क्या बताया जाएगा? तो इसके डेफिनेशन में बताया जाएगा कि परमाणु में उपकोश के अंदर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की निश्चितता होती है। क्या होती है? निश्चितता, उसे कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो आप तीनों का डेफिनेशन देखेंगे, कोश, उपकोश और कक्षक का, तो डेफिनेशन में बस थोड़ा थोड़ा सा क्या है, अंतर है। देखिए कोश के लिए कहेंगे कि वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हो। ठीक है, उपकोश के लिए कहेंगे कि जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिक संभावना हो और कक्षक के लिए कहेंगे कि जहां इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से मिलेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, कक्षक कहलाएगा। बात समझ में आया? कोश वाला जो क्षेत्र होता है वो बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है, और उपकोश में अब इसका क्षेत्र कोश से थोड़ा कम हो जाता है, अर्थात यहाँ पे पाए जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन रहता ही है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे कोश। ठीक है, और इसका डेफिनेशन लिखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा कोश, कोश हेडिंग बना के उसके बाद फिगर बना लीजिएगा ये। ठीक है, फिगर बना के तब उस फिगर के नीचे लिखिएगा, या पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिख लीजिए और तब जाके फिगर बनाइएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल के लिखिए, हम इसका डेफिनेशन बोल दे रहे हैं। परमाणु में कोश के अंदर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, कोश कहलाता है। खड़ी पाई, खड़ी पाई देने के बाद आप क्या करेंगे भाई, तो आप ये फिगर बना लेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका कोई परमाणु है, ये क्या है भाई,
परमाणु है, परमाणु के सेंटर में, केंद्र में, ठीक है, सभी धनावेश दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो परमाणु के भीतर, ठीक है, केंद्र में सभी प्रोटॉन एक जगह इकट्ठा बंधे होते हैं नाभिकीय बल से, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं, वृत्तीय कक्षाएं। इन वृत्तीय कक्षाओं को कोश कहा जाता है। यही वृत्तीय कक्षाएं आपके क्या हैं, कोश हैं, ठीक है। अब देखिए, इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है भाई, तो चक्कर लगाता है। ये परमाणु का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये परिभाषा लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे और उस फिगर के नीचे लिखेंगे स्टार पॉइंट बनाकर, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², यानी किसी भी कोश में जो है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो वह रह सकते हैं 2n² के बराबर, ठीक है। कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं, 2n²। जहां n बराबर क्या है, जहां n बराबर है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी यह कोशों की संख्या को बताएगा। 1 मतलब पहला कोश, 2 मतलब दूसरा कोश, 3 मतलब तीसरा कोश। बात समझ में आया। अब देखिए, जैसे हम लोग देखेंगे कि ये पहले कोश में यदि n बराबर हम लोग 1 रखेंगे तो पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो निकल के आएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो दूसरे कोश में निकल के आएगा। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि पहले कोश का नाम देखिए के कोश कहते हैं या नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। पहला कोश या के कोश, तो इसके लिए n का मान 1 रखेंगे। जब यहाँ पे n का मान 1 रखेंगे तो देखिए n का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 1 कम 2 होगा। यानी पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहले कोश में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरे कोश में जब निकालेंगे, दूसरे कोश का नाम यल कोश भी होता है, ठीक है। तो दूसरे कोश में जब अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो n के जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8, यानी जिस कोश में निकालना है आपको उस नंबर का स्क्वायर करके फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी उसे 2 गुना कर देना है। तो दूसरे में निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 दूना 8, यानी दूसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोश या यम कोश में, तीसरे कोश को यम कोश भी कहते हैं, ठीक है। तो तीसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना होगा तो n बराबर क्या रखेंगे भाई, तो n बराबर 3 रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 का 2 गुना करेंगे तो 18, ठीक है। इसी तरह चौथे कोश में तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूना 32, यानी चौथे कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह आप पांचवें में निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 25 दूना 50 इलेक्ट्रॉन, यानी पांचवें कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन। छठवें सातवें इसी तरह आप किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। कोशों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से इसका नाम लिखेंगे तो पहले कोश को शुरू करेंगे हम लोग के से, यानी फर्स्ट कोश को के से, ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे KLMNOPQ। बात समझ में आया। या इसी को कहेंगे एक पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ठीक है।
तो ये आपके क्या होते हैं भाई, तो ये आपके कोष होते हैं, यानी नाभिक के बाहर जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं को क्या कहा जाता है, कोष कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उपकोष या सबसेल। ठीक है, उपकोष किसे कहते हैं, तो हेडिंग बनाइएगा और पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, परमाणु में कोष के अंदर का वह क्षेत्र, कोष के अंदर, ये कहाँ पे है भाई, तो ये कोष के अंदर होता है। उपकोष किसके अंदर है, कोष के अंदर। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि परमाणु में कोष के अंदर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिक संभावना होती है उसे उपकोष कहते हैं, उसे उपकोष कहते हैं। खड़ी पाई के बाद यहां से आप देखेंगे उपकोष 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, खड़ी पाई देने के बाद ये पॉइंट आप लिखेंगे यहां से, उपकोष 4 प्रकार के होते हैं। क्या नाम है इनका, तो पहला है यस उपकोष, दूसरा है पी उपकोष, तीसरा है डी उपकोष और चौथा है एफ उपकोष। उपकोष कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए कक्षक, कक्षक क्या होता है, तो इस हेडिंग डाल के इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिख लीजिएगा आप लोग। परमाणु में उपकोष के अंदर का वह क्षेत्र, ध्यान दीजिए कक्षक किसके अंदर है, उपकोष के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग बताएंगे कि परमाणु में उपकोष के अंदर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की निश्चितता होती है उसे कक्षक कहते हैं, उसे कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा आप लोग, हम लोग ये जानते हैं कि उपकोष के अंदर कक्षक होता है और कक्षक के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्टार पॉइंट बना के ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। तो देखिए ये है उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक और कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए यस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो 1 कक्षक होता है। यस उपकोष में कितना कक्षक, 1 कक्षक होता है। ठीक है, और 1 कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 1 कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यस उपकोष में 1 कक्षक होता है और 1 कक्षक है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी एस उपकोष में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यानी कम हो सकते हैं लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि किसी बेंच पर अधिकतम 4 बच्चे बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर 4 से ज़्यादा यानी 5वां बच्चा नहीं उस पर बैठ सकता है। लेकिन 3 बच्चे तो बैठ सकते हैं, 2 बच्चे तो बैठ सकते हैं, 1 बच्चा तो बैठ सकता है, या 1 भी नहीं बैठे, ऐसा हो सकता है। तो उसी प्रकार एस उपकोष में 1 कक्षक होता है और 1 कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसलिए यस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन उससे कम 1 इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है या 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। ठीक है, दूसरा है आपका पी उपकोष। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो 3 कक्षक होते हैं। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं भाई, 3 कक्षक होते हैं।
और यदि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो 3 कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी तरह तीसरा है आपका डी उपकोष। डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तो 5 कक्षक होते हैं। डी उपकोष में कितने कक्षक? 5 कक्षक होते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी तरह एफ में 7 कक्षक होता है, तो 7 कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। अयुग्मित मतलब सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में इस तरह से भरता है। ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे एक डायरेक्शन में क्या होते हैं? भरते हैं। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यदि कक्षा में अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। किसी भी उपकोष के जैसे इसमें भरना हो तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी किस डायरेक्शन में? किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है। यानी ये इसका स्पिन बता रहा है। ठीक है। डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरें। तो पहले एक दिशा में भरेंगे, यानी पहले ऐसे एक ऊपर की दिशा में भरेगा, उसके बाद फिर तब युग्मित होना स्टार्ट होता है। युग्मित का मतलब जोड़ा बनाना। ठीक है। और अब जो होगा वो नीचे के डायरेक्शन में ऐसे भरेंगे सभी। ठीक है। और इस नियम को बोला जाता है हुंड का नियम। इस नियम को क्या कहते हैं? हुंड का नियम। ठीक है। फिलहाल हम लोग अभी हुंड का नियम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है भाई? 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोष के अंदर क्या होता है? उपकोष होता है। कोष के अंदर उपकोष होता है। तो ध्यान दीजिए पहले कोष में कितने उपकोष होंगे? पहले कोष में कितने उपकोष होंगे? तो इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे कि पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस फार्मूले से आप देखें पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसको उपकोष देना पड़ेगा, क्योंकि कोष के अंदर उपकोष होगा, उस कोष के अंदर कक्षक होगा और इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में होगा। बात समझ में आया? यानी कोष के अंदर उपकोष होगा। तो के उपकोष के अंदर कौन सा उपकोष होता है? तो केवल यस उपकोष होता है। कौन सा होता है? तो केवल यस उपकोष होता है। क्यों केवल यस उपकोष होता है? पहले कोष में, पहले कोष में केवल यस उपकोष होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए यस उपकोष पर्याप्त है, क्योंकि यस उपकोष के अंदर एक कक्षक होता है और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यदि पहले कोष को यस उपकोष दे दिया जाए तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉनों को रख नहीं लेगा? रख लेगा ना। इसलिए पहले कोष में केवल एक ही उपकोष होता है। और कौन सा होता है? यस। दूसरे कोष में जाएंगे तो यहां से देखिए दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है। n बराबर 2 रखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो चलिए भाई दूसरे कोष में अब हम लोग उपकोष देंगे। कितना उपकोष दें कि 8 इलेक्ट्रॉन को वह रख लें। ठीक है। तो पहले यस उपकोष दिया जाएगा। यस वाला कहेगा कि भाई मैं 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रख सकता हूं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यस वाला उपकोष रख लेगा। तो बचेंगे कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तब इसको पुनः फिर पी उपकोष दिया जाएगा। और पी वाला अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है भाई? तो पी वाला अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन यस वाला रखेगा और 2 इलेक्ट्रॉन पी वाला रखेगा। पी वाला 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो यस और पी 2 और 6
मिलके कितने इलेक्ट्रॉन रख लेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। इसलिए इसमें डी उपकोष नहीं है, एफ उपकोष नहीं है, यानी केवल यही दो उपकोष एस और पी मिलकर 8 इलेक्ट्रॉनों को रख लेते हैं अपने भीतर, इसलिए दूसरे कोष में डी और एफ नहीं होता है। बात समझ में आई? ऐसे ही तीसरे कोष के लिए आप देखेंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। तो पहले यस देंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये रखेगा, पी रख देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन ये रखेगा, और डी उपकोष देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन ये रखेगा, यानी 10 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन को ये तीनों मिलके क्या करेंगे? रख लेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें 3 उपकोष होता है। चौथे में आपके 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 32 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए इसमें एस पी डी एफ चारों की जरूरत पड़ेगी। 14 इलेक्ट्रॉन ये रखेगा एफ, ठीक है, 10 डी रखेगा और 6 पी रखेगा और यस वाला 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन रख लेंगे? 32 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहले कोष में एक उपकोष केवल यस, दूसरे में 2 उपकोष यस और पी, तीसरे में 3 उपकोष यस पी डी, चौथे में 4 उपकोष यस पी डी एफ। अब 5वें में आइए, यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा। 5वें में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो यहाँ n बराबर 5 रखेंगे। ठीक है, तो 5 5 25 दूना 50 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 50 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसको पहले एस देंगे, पी देंगे, डी देंगे, एफ देंगे, तो ये चारों मिलकर कितना इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे? तो चारों मिलकर केवल 32 इलेक्ट्रॉन ही रख पाएंगे। तो भाई 18 इलेक्ट्रॉन और कहाँ पर रखे जाएंगे? ठीक है भाई, उसमें तो कितने 5वें कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 50। तो ये चारों मिलके तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी जो 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वह कहाँ पर रहेंगे? उनके लिए भी तो उपकोष चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कक्षक में रहता है और कक्षक उपकोष के अंदर होता है। तो जो बाकी 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो किस उपकोष में जाएंगे? ठीक है, तो देखिए भविष्य में इसके लिए यहाँ एक उपकोष और आपका जुड़ेगा जिसका नाम होगा जी, और उसमें होंगे 9 कक्षक, और वह 9 कक्षक होने के कारण 18 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। अभी नहीं है, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो केमिस्ट्री में जो तत्व, आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनकी संख्या 118 है। ठीक है, तो 118 रखने के लिए यहीं तक क्या होता है? पर्याप्त होता है। ठीक है, यफ तक ही। तो इसी तरह 6वें में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 6 36 दूना 72 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, लेकिन तो उनको रखने के लिए इसमें कितने कोष की जरूरत होगी? तो 6 उपकोष की जरूरत होगी। कितने? 6 उपकोष। फिलहाल हमारा काम चल जाता है केवल एस पी डी से। बात समझ में आया? ठीक है, 7वें वाले कोष में हमारा काम चल जाता है केवल एस और पी से। ऐसा नहीं है कि इसमें एस पी डी एफ नहीं होगा, एस पी डी एफ होगा, लेकिन हमें अभी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए पहले कोष में केवल एक उपकोष होता है यस। अब यस दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है, चौथे, यानी हर कोष में तो यस उपकोष है। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये यस उपकोष जो है वो किस कोष का है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर लगा देते हैं। यानी पहले कोष का उपकोष है तो उसमें नंबर 1 आगे उसके लिख दिया जाएगा। दूसरे कोष में जो उपकोष होंगे उनके सामने 2 लिख दिया जाएगा, यानी 2s 2p। 2 क्या बता रहा है? आगे वाला नंबर ये बताता है कि यह उपकोष किस कोष के अंदर है। बात समझ में आया? तीसरे वाले के लिए क्या लिख देंगे? 3s 3p 3d। चौथे वाले के लिए 4s 4p 4d 4f। 5वें में 5s 5p 5d 5f।
छठवें में 6s 6p 6d और सातवें में 7s 7p। बात समझ में आया? तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनों को इन्हीं उपकोषों में जो हम लोग भरते हैं उसी को तो कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कैसे इलेक्ट्रॉन इन उपकोषों में भरते हैं वही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको क्या होगा समझ में अच्छे से आई होंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप भाषा नहीं लिखते हैं, केवल इसी पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं, तो तब भी आपका क्या होगा, बेहतरीन तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जान जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग अच्छे से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को कम से कम 2-3 बार क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे, दूसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग आपबाउ का नियम समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो वीडियो को 1 बार 2 बार और देख लीजिए। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे आपबाउ का नियम, और उस नियम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, जानने के बाद उसी नियम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग आपबाउ का नियम जानेंगे, उसके बाद कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इसी तरह कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।